हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। सर आप गलत कह रहे हो सर। आई थिंक सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपका हो चुका है। यस मुझे पता है हो चुका है। इसके पहले के वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, उसका शेड्यूल कैसे होगा, उसका डायग्राम कैसे होगा, उसके क्या अजम्पशंस हो सकते हैं एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, पूरा पार्ट कवर किया। उसको अच्छी तरीके से जाकर देखो, तब आपको समझ में आएगा कि 8 मार्क का क्वेश्चन किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स, मतलब कहीं कहीं पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर सवालिया निशान भी पैदा होते हैं। मतलब कुछ सवाल उससे पूछे गए, उसकी आलोचना, उसकी बुराइयां भी होती है। रीजंस क्या है? देखो, हम एक इकोनॉमी का हिस्सा है। इस डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी और अंडर डेवलप इकोनॉमी, तीनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब कोई भी अच्छा काम करे तो आप उसको अप्रिशिएट भी करो, और अगर कोई खराब काम करता है तो आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। इतना हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है। तो यस, कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसके साथ उसकी आलोचना भी हो सकती है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ एंड द इकोनॉमी एज वेल। उसी तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी कुछ क्रिटिसिज्म्स है। क्या है वो क्रिटिसिज्म्स, हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छी तरीके से लेक्चर्स को पूरा एंजॉय करते होंगे। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए शुरू करता हूं। What are the criticisms of the law? सबसे पहली चीज क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। पहला क्रिटिसिज्म है अनरियलिस्टिक assumptions। When we are talking about assumptions of law of DMU, तो हमने क्या पढ़ा था सर? हमने लॉ ऑफ assumptions of law of DMU में पढ़ा था कि प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस, इट शुड बी इन अ कंटिन्यूअस नेचर, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए, सारे assumptions है। बट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इन प्रैक्टिकल के टाइम पर देयर इज सम डिफिकल्टी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए जो अजम्पशंस हमने डिस्कस किए वो अजम्पशंस प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दिस कंडीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये सारी चीजों को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट। सर कार्डिनल मेजरमेंट मतलब नंबर्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। बट लॉ कहता है कि सर किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशंस के बाद आप उसको न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर सकते हो, ताकि हम उसे कंपेयर कर सके, हम उसमें कुछ चीजें ऐड, प्लस, माइनस या उसे प्रेजेंट कर सके। बट इन रियलिटी यूटिलिटी को किसी भी तरीके से नंबर्स में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मैंने किसी के यहां पर गया, मुझे कोई चीज पसंद आई, मैंने उसको 10 में से 10 पॉइंट दिए। आगे बढ़ने के बाद मुझे उससे बेटर चीज मिली, मैंने उसको 10 में से 10। तो भाई पहले वाले का क्या, उसको 8, तो उसको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा, बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो हर जगह पर यूटिलिटी को नंबर्स में फिलअप करना पॉसिबल नहीं होता। इंडिविजिबल गुड्स। इंडिविजिबल गुड्स मतलब क्या? मैंने बताया था कि कुछ चीजें होती है जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे रोटी का मैंने एग्जांपल दिया था कि आप रोटी खाते हो तो एक पूरी रोटी के अंदर दाल चावल लपेट के आप डायरेक्टली कार्टून्स के जैसा नहीं करते कि अगेन द कॉकरोचेस में देखा, मोटू पतलू में आपने देखा लगातार वो खा लेता है, वैसा हम लोग नहीं कर सकते ना। लेकिन the law is not applicable to indivisible and bulky goods like refrigerator, car, TV sets etc., which are normally purchased in a single unit at a time। पूरे घर के लिए, घर में अगर 10 लोग रहते हैं, घर में 2 लोग रहते हैं, घर में 1 लोग रहते हैं, घर में 50 लोगों का परिवार है, फ्रिज तो भाई साहब एक ही होगा। जॉइंट फैमिली है, फ्रिज एक होगा, टीवी एक होगा, कार एक होगी। तो रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी चीजें जो वो एक ही प्रोडक्ट में आते हैं, बल्कि प्रोडक्ट होता है, एक ही आएगा।
घर में सेपरेशन नहीं होता ना घर में, तो इन सारी चीजों की यूटिलिटी, असली मजा तो सबके साथ आता है, असली मजा तो सबके साथ बैठने में आता है, असली मजा तो सबके साथ खाना खाने में। तो ये सब जो जिस चीजों का हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं वो तो मजा। घर में एक ही एसी है, अरे एसी ऐसा है क्या? नहीं, हम इसका ये एसी है, एसी को 5 टुकड़े में बांटना पॉसिबल है क्या? नहीं। टीवी को 5 टुकड़ों में बांटना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये सारी चीजें इंडिविजिबल है, यूटिलिटी हमेशा इनकी कांस्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब यहां पर क्या बोलता है? मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? कांस्टेंट। द क्लॉज इन दैट MU ऑफ ईच यूनिट ऑफ अ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, हाउएवर critics argue that MU of money differ from person to person. It is influenced by changes in the price and stock of money, etc. ऐसा मानना है कि पैसे की ड्यूरेबिलिटी हमेशा सेम ही रहने वाली, पैसा ही रहने वाला। आज आपने 100 रुपया जेब से निकाला, 10 साल बाद भी आप 100 रुपया जेब से निकालो तो उसकी वैल्यू 100 रुपया ही रहने वाली है। बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पैसा की जो यूटिलिटी है इट कैन बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, प्राइसेस किसी प्रोडक्ट के लिए ज्यादा है, किसी प्रोडक्ट के लिए कम है, तो इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम टू टाइम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, single want. The law restricted that the satisfaction of single want at a particular period of a time. However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time. जैसे हम लोग बात करते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि सिंगल वांट, एक ही टाइम पर एक वांट होनी चाहिए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद इंसान की वांट्स अनसेट, बोलते हैं ना वांट्स आर अनलिमिटेड, हम लोग बोलते हैं वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यही चीज मैंने यूटिलिटी के इंट्रोडक्शन में बताई थी। आपकी इच्छाएं बहुत हो सकती है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना पसंद करते हो, ठीक है, पसंद आ गया, घूमना पसंद करते, इट्स अ सिंगल वांट। बट अगर आप मूवी देखने के लिए जाओ तो मूवी इज अ सिंगल वांट, लेकिन वहां पर आपको जाने के बाद कुछ एक्सपेंडिचर्स भी करने वाले हो, तो एट अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसमें मल्टीपल वांट्स को वहां पर इमर्ज करना ही पड़ता है। तो एट अ यहां पर ये 4 या 5 क्रिटिसिज्म्स है जो लॉ ऑफ डीएमयू को कहते हैं कि भाई कहीं कहीं पर आप एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंस इसको सपोर्ट भी करते हैं। भाई इसकी एक अलग ही वैल्यू, अलग ही स्वैग है भाई। किसका? लॉ ऑफ डीएमयू का। क्या स्वैग है? स्वैग नंबर 1 बोलता है सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि लॉ का महत्व है। क्यों महत्व है? बिकॉज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशंस। हमने क्या कहा कि हमारे पास वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो भाई साहब अगर आप यूजफुलनेस की बात कर रहे हो तो ये कंज्यूमर को अवेयर करने की बात करता है कि अगर आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड करना है तो आप मल्टीपल वांट्स कर सकते हो। इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई आर कंजम्पशन, हम हमारे कंजम्पशन को डाइवर्सिफाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सेकेंड, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कहती है? द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसी सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एटसेट्रा। ये लॉ गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मदद करता है किस क्या करने के लिए? टैक्सेशन पॉलिसी बनाने के लिए, ट्रेड पॉलिसीज एंड प्राइसिंग पॉलिसीज बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अब सर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? The law of diminishing marginal utility help us to understand paradox of value. क्या है? It includes goods that have more value in use or zero or less value in exchange. देखिए दो चीजें मैंने बताई कि value in use, value in exchange, such as air, water, sunshine, etc. as well as goods have more value in exchange or less and less value in use, such as gold, diamond, etc. अभी पानी और सोना, सोना मतलब गोल्ड, पानी, हमने बहुत सारे ऐसे कोट्स पढ़े हुए हैं, सुविचार पढ़े हुए हैं, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। पानी की वैल्यू, पानी अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप मर भी सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू 10 रुपया आधा लीटर बॉटल। गोल्ड जिसको आप खा नहीं सकते, ठीक है, खा नहीं सकते, आपको भूख लगने पर खाना ही आपको खाना है, चावल दाल, आपको ये सारी चीजें आपकी भूख मिटाने के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी वैल्यूज कम है। गोल्ड, ऑर्नामेंट, सिल्वर, डायमंड, इसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा है। मतलब जो चीज हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वैल्यू बहुत कम है,
और जो चीज हम यूज नहीं कर सकते उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा है। प्रकृति ने हमें ऑक्सीजन दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी वैल्यू बहुत कम है। और एक सिलेंडर में मिलने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो जो प्रकृति ने हमें, नेचर ने जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया है, हमें जो सीनरी प्रोवाइड किया है, नेचर प्रोवाइड किया है, झाड़ प्रोवाइड किया है, हमें जो ग्रीनरीज प्रोवाइड किया गया, उसकी वैल्यू इन एक्सचेंज कई गुना ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी हमने उसको सिर्फ वैल्यू इन यूज रखा है। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बॉटल में मिलने वाली चीजें हैं, रास्ते पर मिलने वाली चीजें हैं, दुकानों में मिलने वाली चीज, इसकी वैल्यूज जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज हमने बहुत ज्यादा रखी है। अंडरस्टूड? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू मतलब वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज। पानी, वाटर, ठीक है, जिसको हम लोग एयर, सनशाइन, इनकी वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, और वैल्यू इन एक्सचेंज, इन सब की वैल्यू इन एक्सचेंज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो चीजें यूज है उसकी एक्सचेंज वैल्यू कम है, और जो चीजें एक्सचेंज में उसकी यूज वैल्यू बहुत ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो आपकी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का बेस है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कंजम्पशन, अगर किसी चीज का कंजम्पशन करना है तो कंजम्पशन आपका एक पहला पार्ट हो जाता है यूटिलिटी का, बट इट एंड्स विद द डिमांड। वही चीज है कि लॉ ऑफ डीएमयू, डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डीएमयू। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड्स राइजेस विद अ फॉल इन द प्राइस, fall in the increase in the price. When a consumer purchases more or more unit of a good, it is a marginal utility steadily declines. Hence, he would be buy additional unit of a commodity only at a lower price. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, द डिमांड विल फॉल्स डाउन, एंड द डिमांड इज इंक्रीज इन प्राइसेस फॉल्स डाउन। दो चीजें, प्राइस इज हायर, डिमांड इज लोअर, डिमांड इज प्राइस इज हायर, डिमांड इज लोअर, इफ द प्राइस इज लोअर डिमांड विल बी हायर। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो जब आपने ज्यादा कमोडिटी परचेज कर लिया है तो अब आपकी यूटिलिटी तो गिरने वाली है। अब वो कब खरीदेगा? जब उसका प्राइस गिरेगा तब। ठीक है, तो यहां पर लॉ ऑफ डीएमयू का कॉन्सेप्ट याद रखो। एडिशनल यूटिलिटी हमने कब मिलनी है? जब कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन होगा तो यूटिलिटी गेट्स डिमिनिशिंग, यूटिलिटी तो गिरने वाली है। अब हमारी यूटिलिटी गिर गई, अब मैं नया कमोडिटी कब खरीदूंगा? जब उसका प्राइस गिरेगा, क्योंकि प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अंडरस्टूड? इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा अभी तक, हम लोग उसको समराइज करता हूं। इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ डीएमयू का क्रिटिसिज्म, कि भाई साहब उसकी आलोचना, और दूसरा हमने क्या देखा सर? उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व देखा। क्रिटिसिज्म में देयर आर 5 पॉइंट्स, ठीक है, और आपका सिग्निफिकेंस में देयर आर 4 पॉइंट्स। दोनों ही अपनी जगह पर सही है। मैंने कहा कि किसी भी चीज का अगर आप अप्रिशिएट करें तो अप्रिशिएटेड वैल्यू भी होनी चाहिए, और जब कोई चीज गलत है, आपको लगता है गलत है, तो उसका क्रिटिसिज्म भी। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ दोनों से आगे बढ़ती है, और हम आलोचना, क्रिटिसिज्म सहने के बाद ही उसकी वैल्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।